रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है ना सर? हाँ सर जी। ओके। अच्छा, तो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, तो बेसिकली गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर। तो कमर्शियल नॉलेज का क्लास है। तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? सर आज हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस के बारे में इतना इन द सेंस कि ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक कंपनी सेक्रेटरी को क्यों करना पड़ता है, क्यों जानना पड़ता है, इसको बताने के पीछे इंस्टीट्यूट का एक ही मेंटेलिटी है कि आप लोगों को बिजनेस के प्रति जागरूक करें, आप लोगों को बिजनेस के प्रति कनेक्टेड करें, आप लोग बिजनेस के प्रति और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाओ। यही मेरी इच्छा है। क्योंकि देखो, या तो आप बिजनेस करोगे या तो आप बिजनेस संभालोगे, कुछ तो करोगे। अरे, दुनिया में दो ही चीज़ होता है सर। मतलब वर्किंग फील्ड में का बात कर रहा हूँ, ऐसे दुनिया में बहुत चीज़ होता है। पर वर्किंग फील्ड का अगर मैं बात करूँ तो वर्किंग फील्ड में मेनली देर आर टू थिंग्स। एक, आइदर यू हैव टू बिल्ड योर ओन बिजनेस और यू हैव टू हैंडल अदर्स बिजनेस। आइदर यू हैव टू बिल्ड योर ओन बिजनेस या फिर यू हैव टू हैंडल अदर बिजनेस। अब अदर बिजनेस मतलब जो बिजनेस आप नहीं बनाओगे, किसी और ने बनाना है, लेकिन उसका बिजनेस को आप मैनेज करोगे। कोई और बिजनेस बनाएगा बट उसको आप मैनेज करोगे, एज ए मैनेजर हो, एज ए सीईओ, हाँ, एज ए टॉप लेवल थिंकर्स, कुछ भी हो सकता है। तो एक चीज तो कॉमन है सर, चाहे आप बिजनेस खुद बनाओ या किसी और का बिजनेस को टैकल करो, एक चीज कॉमन है, दैट इज आपको बिजनेस तो करना है। आपको आज मैं अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा। मतलब अगर आपके अंदर बिजनेस का जज्बात है, या आपके फ्रेंड के अंदर है, या आप अपनी सोसाइटी में बिजनेस का बीज बोना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हो कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी में बिजनेस डेवलप हो। एक चीज याद रखें सर, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर एक प्रैक्टिसिंग नहीं, अगर वो जॉब भी करता है, एक जॉब जॉब करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या चलो सर कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी तो बहुत बड़ी चीज हो गया, कम से कम कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक बीकॉम ग्रेजुएट, उसको भी ना, अगर अपना जिंदगी बिताना है, अगर बीकॉम ग्रेजुएट इंजीनियर, उसको भी अगर अपना लाइफ को सर्वाइवल मोड में रखना है, उसे भी किसी न किसी बिजनेस के लिए ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब या तो उस बिजनेस को वो खुद बिल्ड करे, या फिर उस बिजनेस पे वो काम करे। मतलब लास्ट वीक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, वहां पर हम लोगों ने देखा था सर, प्रोफेशनल प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब जॉब वर्सेस बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। और आज का पूरा फोकस रहेगा अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस डेवलप करने के बारे में। मतलब हम लोग कितना वैरायटीज ऑफ बिजनेस कर सकते हैं, और उस वैरायटीज ऑफ बिजनेस का प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। प्रॉस कॉन्स मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और जैसे मानो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम, आप चाहो तो आप खुद एक बिजनेस बना सकते हो। अगर आप चाहो तो आप खुद एक बिजनेस बना सकते हो, खुद का। हाँ, इसको हम लोग नॉर्मल लेवल में, जब इंसान, हमारे सोसाइटी में ज्यादातर लोग ऐसे हैं सर, जब जॉब नहीं मिलता, ऐसे जॉब का अभाव हमेशा है। क्यों होगा? जब को जॉब का अभाव तो होगा, क्योंकि इतना बड़ा आबादी है, और जितना आबादी है उस हिसाब से बिजनेस नहीं है, उस हिसाब से वर्किंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है। एक्चुअली है अपॉर्चुनिटी, बट अपॉर्चुनिटी को अभी भी हम लोग डेवलप नहीं कर पाए। तो सरकारी नौकरी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो उतना नहीं रहेगा जितना लोग मतलब अगर एक गवर्नमेंट पोस्ट है, उसके पीछे अगर लाख लोग भागेगा, तो गवर्नमेंट पोस्ट अगर एक है और उसके पीछे 99,99999 लोग अगर भागता है, तो फिर बाकी लोग तो जॉबलेस हो जाएगा, एक ही बंदे को जॉब मिलेगा। तो ज्यादातर केस में क्या होता है, जब हम लोग परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं चलो कुछ नहीं तो कम से कम एक बिजनेस करके बैठते हैं। फिर किसी ने ग्रोसरी दुकान खोल लिया, तो किसी ने चाय का दुकान खोल लिया, तो किसी ने फ्रूट का दुकान खोल लिया, कुछ तो करता है, करना तो पड़ेगा।
सरवाइव तो होना पड़ेगा सर। अब सवाल ये उठता है कि सर बाध्य होके करो या अपनी खुशी से करो, करना तो है। अब इसको आप इंडिविजुअल लेवल में करते हैं तो हम उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सोल प्रोप्राइटरशिप, खुद बना लिए। अच्छा, अकेला नहीं हो रहा है, दोकेला करना है। दोकेला मतलब खुद खुद से नहीं हो पा रहा है, इतना पैसा नहीं है, या फिर सबसे बड़ा चीज आपको वर्किंग पावर चाहिए, मतलब पार्टनर चाहिए, यू नीड अ पार्टनर। तो फिर पार्टनरशिप बना लो। अकेला नहीं होता है तो कोई दोस्त मिलके, या फिर कोई भाई है, बहन है, माँ है, पापा है, किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के साथ भी, पापा के साथ, माँ के साथ। सर जहां आपको लगे कि आपके बिजनेस पे जो सही सहयोगी बन सकता है, सहयोगी समझते हो, एसोसिएट्स, आपका जो प्रॉपर एसोसिएशन करेगा, आपको जो प्रॉपरली सपोर्ट कर पाएगा, या फिर आप उनको प्रॉपरली सपोर्ट कर पाओगे, तो उनके साथ पार्टनरशिप जरूर करना चाहिए। सिर्फ पैसे के चक्कर में पार्टनरशिप मत करना कि पैसा मिल रहा है तो पार्टनरशिप कर लेते हैं, ये गलत सोच है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अगर दोनों का सेम है, पर्पस अगर दोनों का सेम है, पैसा कहीं से भी आ जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप बिजनेस डेवलप करना है तो सबसे बड़ा चीज, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, दोनों का पर्पस सेम होना चाहिए, दोनों का वर्किंग स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। मतलब दोनों एक सुर में गाना है, दोनों एक सुर में डांस करना है, तब जाके पार्टनरशिप बिजनेस बनता है। नहीं तो ना, शुरू तो कर लोगे, स्टार्ट तो कर लोगे, मानो कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके दोस्त के पास पैसा है, आप मेहनत देने के लिए रेडी हो, बात को समझे, आप मेहनत देने के लिए रेडी हो, लेकिन अचानक से अगर आपका फ्रेंड, क्योंकि उसने ज्यादा पैसा दिया, और आपको अगर बात करना शुरू कर दिया तो, कि देखो मेरे पैसे से चलता है, मेरा बिजनेस है, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए मेंटेलिटी सेम होना चाहिए, तो तभी जाके आप पार्टनरशिप बना सकते हो। अच्छा, पार्टनरशिप का भी एक न्यू मॉडल आया है, पता है आप लोगों को? आजकल एक न्यू मॉडल ऑफ पार्टनरशिप आया है, आजकल मतलब हो गया 10-12 साल, उससे भी ज्यादा है थोड़ा सा। आप लोग सुने हो न्यू मॉडल ऑफ पार्टनरशिप? क्या नाम है उसका? सर LLP। थैंक यू शिवा, वेरी गुड। LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर नॉर्मल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या फर्क है? मे भी आपके मन में सवाल हो सकता है। सर वो बताना पड़ेगा अभी, वही मैं डिस्कस करूंगा कि नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस और एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस में क्या फर्क है। अच्छा, क्या आप कंपनी बना सकते हो? हाँ सर, 2013 कंपनीज एक्ट में नियम आया है कि आप अकेला भी एक कंपनी बना सकते हो। पहले ऐसा नहीं था। पहले कंपनी बनाने के लिए मिनिमम, अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 लोग चाहिए था, और अगर पब्लिक कंपनी हो तो मिनिमम 7 लोग मिलकर बना सकते थे। वो आज भी है, बट साथ में एक न्यू कॉन्सेप्ट जुड़ा है। न्यू कॉन्सेप्ट ये है कि आप अकेले अपने दम पे एक कॉर्पोरेट बना सकते हो, एक कंपनी। गजब का कॉन्सेप्ट है सर, ताकि देश में यूथ जागो, यूथ जागो। हाँ सर, युवा को जगाना है। युवा कौन होता है सर, जानते हो? हु इज यूथ? हाँ, इंग्लिश में यूथ कहते हैं, हिंदी में या बंगाली में बोलते हैं जुबक या युवा। युवा कौन है? युवा वो है जो अपने पीछे रह गए जो छोटे हैं, उनको भी संभाल सकते हैं, और जो उनके सामने रहने वाले जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी सपोर्ट दे सकता है। जो बीच में है वो युवा है। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक एकदम सॉलिड बंदा जो होता है वो युवा होता है। समझ रहे हो सर? आप लोग युवा हो कि नहीं? सर अभी हम लोग छोटे हैं, अरे ठीक है, धीरे धीरे युवा बन जाओ। सर आप युवा हो? हाँ सर, मैं युवा कैटेगरी में पढ़ता हूँ, बिल्कुल पढ़ता हूँ। अब आगे देखो सर, आज की कहानी में कुछ स्पेशल बात भी होता है ना, तो एक आपको एक बिजनेस रिलेटेड एक बहुत स्पेशल बात करता हूँ। कुछ फेमस युवा फ्रॉम इंडिया, जिन्होंने दुनिया का बड़े बड़े बिजनेस का जिम्मा उठा के रखा है, आपको थोड़ा आइडिया दे दूं सर? फिर उसके बाद आपको मैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, कंपनी, जो बनाने का मन है वो बनाओ सर, कोई नहीं रोकता आपको। लेकिन हर चीज के बारे में थोड़ा नॉलेज गैदर कर लो, जो एज पर सिलेबस भी जरूरी है, और आपके फ्यूचर के लिए भी। हाँ, चलो, आपको जो ठीक लगे आप वो कर लेना, उसमें कौन आपको रोकता है? रोकने वाले कोई नहीं है सर, हम लोग खुद ही खुद को रोकते हैं। अच्छा,
जो मैं आपको बता रहा था, ये कुछ बिजनेस है दुनिया भर का, फेमस बिजनेस, आप लोग भी नाम सुने होंगे। तो जस्ट आपको मैं कुछ डेटा दे रहा हूँ, ये डेटा आपको प्राउड प्राउड फील कराएगा एज एन इंडियन। हाँ सर, एज एन इंडियन सिटीजन, मतलब एक भारतीय होने के कारण आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भारत दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस का टॉप मोस्ट प्लेस होल्ड करता है, सबसे ऊंचा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हाँ, भारत बहुत बड़े बड़े बिजनेस को लीड करता है। खुद नहीं बनाया सारा बिजनेस, लेकिन बिजनेस को मैनेज करता है, उनके कहने पे ही बिजनेस चलता है। जो बिजनेस का मेन सीईओ मतलब प्रोमोटर है, जो बिजनेस का ओनर है, वो इनके भरोसे ही बिजनेस को छोड़ दिया, ऐसा समझो। ठीक है, तभी तो वो सीईओ है। सर आप लोग इनको जानते कि नहीं जानते? देखो तो, सुंदर पिचाई को जानते हो ना? अरे, हाँ सर, इनमें सबको जानते हैं। इनमें सबको जानते हैं। सर ये सुंदर पिचाई जो है, ये गूगल का सीईओ है, अपने भारत का ही है। गूगल का सीईओ है, बट गूगल कंपनी का एक्चुअल नाम गूगल नहीं है। क्या नाम है? अल्फाबेट, याद रखें। गूगल कंपनी का ओरिजिनल नाम है अल्फाबेट। ये सब भी जरूरी नॉलेज है आप लोगों के लिए, फॉर एग्जाम पर्पस ऑल्सो। आप लोगों का एक टॉपिक आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बोल के, जहां पर ये सब कंपनीज के बारे में भी डिस्कशंस करना पड़ता है। तो कई कबार मैं इस तरह से भी बता देता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट रखिएगा, जनरल नॉलेज है बिजनेस का, कनेक्ट रखिएगा। तो सुंदर पिचाई जो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनी का सीईओ है, जो एक इंडियन है। सत्य नदेला, माइक्रोसॉफ्ट का 160.1 बिलियन डॉलर का कंपनी है, उसका भी सीईओ एक इंडियन है, सत्य नादेला, माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट को कौन न जाने। इसके अलावा और भी कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि विवेक शंकरन, ये आपका एल्बर्ट स्टोन्स बोल के कोई कंपनी है, उसका बड़ा सीईओ है, 69.6 बिलियन का वर्ल्ड की और एक वैल्यूएबल कंपनी। अरविंद कृष्णा, आईबीएम का सीईओ है, 57.3, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कोलकाता में भी इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, वन ऑफ दी। वसंत नरसिम्हा, नोवारिट्स का 52.8 बिलियन का कंपनी है। पुनीत रंजन, मतलब बेसिकली पुनीत रंजन, डिलॉयट का 50.2 बिलियन। डिलॉयट आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी कंपनी है, एज ए चार्टर्ड स्टूडेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट, एज ए सीएमए स्टूडेंट्स। हाँ सर, डिलॉयट एक बिग फोर चार्टर्ड फर्म में आते हैं दुनिया में, तो उसका भी जो टॉप सीईओ है वो भी इंडियन है। संजय मल्होत्रा, ये आपका एमक्रॉन बोल के कंपनी है उसका है। रेवती अद्वैती, फ्लेक्स बोल के कंपनी है उसका। दिएगो का है इवन मेंजिस, ये भी इंडियन कॉन्सेप्ट के हैं। एडोब, एडोब को कौन ना जानता है सर? शांतनु नारायण, एडोब के टॉप है सर, सीईओ। वेफेयर, नीरज शाह, जॉर्ज कुरियन, ये आपका नेट ऐप बोल के। पालो ऑल्टो बोल के जो फेमस कंपनी है उसका निकेश अरोरा। एरिस्ट्रा, जयश्री उल्लाल। विमियो बोल के जो एक वीडियो सॉफ्टवेयर है, अंजलि सूद। आप समझ रहे हो सर, ये वर्ल्ड की टॉप टॉप कंपनीज हैं जिसका बिजनेस को संभालने वाला इंडियन है। ओके, तो इसका मतलब हम लोग भारतीय में दम बहुत है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कभी कोई डाउट नहीं करता है, कभी कभी हम ही लोग अपने बारे में उतना नहीं सोचते। हम लोगों को लगता है फॉरेनर ने जो बोला वो सही है, हम सही नहीं है, लेकिन फॉरेनर को पता है कि हम क्या है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बिजनेस लेवल में इंडिया क्या कर सकता है, ये इंडिया बार बार प्रूव किया है और आगे भी करके दिखाएगा, लेकिन डिपेंड करता है आज का यूथ क्या सोचता है और क्या करना चाहता है। ठीक है, सटीक सटीक मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो सटीक काम करेंगे। मेंटेलिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है सर। अब आगे देखिए, अब क्योंकि मैं आपको अलग अलग बिजनेस मॉडल पे बात कर रहा था कि हम लोग अगर एक टॉप लेवल बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है कि सर हम लोग अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप बना दें। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब इंडिविजुअल लेवल पे बिजनेस डेवलप करना। हम चाहे तो पार्टनरशिप बना सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली द पॉइंट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि
आप सोल प्रोप्राइटरशिप कब बनाना चाहते हो, आप पार्टनरशिप कब बनाना चाहोगे, आप कंपनी या एलएलपी कब बनाना चाहोगे, इसके पीछे कुछ जरूरी बातें हैं। अब ये जरूरी बातें ध्यान से सुनना, ठीक है। बिजनेस को आप सिंगल ओनरशिप में रख सकते हो, बिजनेस को आप जॉइंट ओनरशिप में दे सकते हो, बिजनेस को आप एलएलपी कॉन्सेप्ट में डेवलप कर सकते हो, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप। थोड़ा सा डिटेल से बातचीत कर लेते हैं सर। जब एक इंडिविजुअल चॉइस करता है टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ वंस ओन, मेरा खुद का बिजनेस, ओके, यस सर, जरूरी है टू बी वंस ओन बॉस, आप खुद का बॉस बनना चाहते हो, तब सोल प्रोप्राइटरशिप सामने आता है। As such, it can be regarded as the easiest and earliest form of business, no doubt. जब कहीं पे कुछ भी नहीं था तब यही था, कुछ समझे सर। जब दुनिया में बिजनेस लेवल में बात कर रहा हूं, ठीक है, जब कहीं पे कुछ भी नहीं था बिजनेस लेवल में, तब यही था, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप ही था, यही था। समझ रहे हैं सर। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस एज ह्यूमन ऑक्यूपेशन, मतलब खुद का काम करना, सिंपल था। वन में ओपन है डेली नीड स्टोर, जैसे कि हम लोग देखते हैं आसपास में, डेली नीड का स्टोर बना लो, कॉर्नर रूम ऑफ वन हाउस अपने घर के एक छोटे से कोने में लगा लो, और मैं जस्ट सेट अप अ शॉप ऑन दी पेमेंट और इन वीकली बाजार, फुटपाथ में लगा लो, या फिर जहां पर अगर परमिशन है तो फुटपाथ में, फुटपाथ को बंद करके नहीं, सरकारी परमिशन के तहत जहां हो सकता है, या फिर लोकल मार्केट, और मैं ओपन अ मशीन शॉप इन द बैकयार्ड और इन a thinly habituated lane of a not so distinct locality। तो कहीं पर भी, जहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखे, आप वहां पर बना सकते हो। देखने के लिए आंख चाहिए और सोच चाहिए। आंख मतलब तीसरी आंख आप बोलते हैं शिव जी का तीसरा आंख खुल जाए तो फिर सब भस्म कर देता है। हम लोग वो तीसरी आंख इसलिए नहीं खुलेंगे, जो दो आंखों से आप देख सकते हो, देख तो बहुत कुछ सकते हैं हम लोग, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दोनों आंखों से वो हर चीज देख लेते हैं हम लोग। अगर देख पाते तो शायद इतना मेहनत करने का जरूरत भी ना होता, और इतना समस्या भी नहीं होता हमारे लाइफ में। क्या है ना, कभी कभी हम लोग दो आंखों से ना कुछ चीजें देख नहीं पाते, क्योंकि जो चीज हम देख रहे हैं ना, हम उसके बारे में चिंतन नहीं करते, मंथन नहीं करते। सिर्फ सुनने से भी नहीं होता, और सिर्फ देखने से भी नहीं होता। जो सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, उसको रियल सिचुएशंस में फील करना और उसको एग्जीक्यूट करना भी एक बहुत बड़ी चीज है। आप एक यूट्यूब वीडियो देख लिए, जस्ट से फॉर एग्जांपल, यूट्यूब वीडियो में एक ऐसा आया, आजकल मैं देखता हूँ कभी कभी थंबनेल आता है ऐसा, हाँ, बस 20,000 से स्टार्ट करे, एक साल में 10 लाख का बिजनेस बनाए। ये देख के, थंबनेल देख के 10 लाख का बिजनेस बनाने का आपने क्लिक कर दिया। वीडियो के उल्टे साइड में जो यूट्यूबर है, आपको बड़ा ही इंथू दिया, सुंदर सुंदर सा बात कहा, डेटा दिया, ओके, कुछ मैनिपुलेशन किया, कुछ समझाया ताकि उसका व्यूअरशिप बढ़े। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाला बात है, जो बंदा उसको सुन रहा है, वो सिर्फ सुन के खुश है कि करने में भी कुछ खुशी रखता है। ज्यादातर केस में मैंने जितना ऑब्जर्व किया, 99% यूथ सुनने में खुशी मिलता है सर। 1% अगर कहीं मिल जाए, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, उसे एग्जीक्यूट करने में काम करता है। सुनना जरूरी है, कभी मैं इग्नोर नहीं करता, बट सुनने के साथ साथ, देखने के साथ साथ एग्जीक्यूशंस में भी हेल्प होना चाहिए, काम करना चाहिए, जो मिसिंग है। अब प्रॉब्लम क्या है ना सर, ये बाहरी मोटिवेशन है, अंदर का नीड भी तो जरूरी है। अंदर का नीड समझते हो ये जो आज के डेट में ज्यादातर लोग, सिर्फ यूथ नहीं, किसी को भी ले लो, ज्यादातर लोग कुछ करना चाहता है, लेकिन वो चाहने पे ही सीमित हो गया। उसके लिए जो मेहनत करना है, वो मेंटेलिटी 99% के पास नहीं है। अगर 1% के पास है तो उसको क्या बात, और क्या, तो बात को समझे, ठीक है। तो आप अगर सच में आप नीडी हो, सच में आप रियल सिचुएशंस में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको ना वो एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी तभी आता है। एंटरप्रेन्योर ना सिर्फ बोलने से नहीं होता। ज्यादातर केस में मैं देखता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लोग जिस तरह से फेसबुक में अपने बारे में, एंटरप्रेन्योर, हाँ, स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ, सीईओ ऑफ दैट कंपनी, उसको किसी ने बोला ही नहीं, वो खुद ही खुद को सीईओ बोलना चालू कर दिया।
ठीक है। ज्यादातर केस में शो ऑफ ज्यादा देखने को मिलता है और रियल काम करने का जगह बहुत मुझे कम देखने को मिलता है। मतलब ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मे भी आप लोगों का एक्सपीरियंस इससे बेहतर हो सकता है, बट इन मैक्सिमम केस मैं तो ऐसा देखता हूँ। तो जो भी हो, बट अगर आपको सच में हीरो बनना है, देखो सर, अगर आपको सच में हीरो बनना है तो आपको हार्डकोर रियलिटी फेस करना है, हार्डकोर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और हार्डकोर प्रॉब्लम, हार्डकोर रियलिटी पैरों पे, पैर के ऊपर पैर रख के नहीं होता। पैर के ऊपर पैर रखना मतलब समझ रहे हो ना, वो एक स्टाइल स्टेटमेंट में बैठ के सिर्फ बातें करके नहीं होता। हकीकत में आपको ग्राउंड में जाके लड़ाई लड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, दिमाग का दही बनाना पड़ता है, तब जाके एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और तब जाके आप एक इकोनॉमिक हीरो बन सकते हैं। आप अपने फैमिली का भी हीरो बन जाओगे, आप अपने सोसाइटी का भी हीरो बन जाओगे। बट ये जरूरी बातें हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत लोग ट्राई करते हैं, कितना सारा दुकान में, जिस लोकेलिटी में रहता हूँ मैं देखता हूँ, हर 20 दिन 25 दिन 30 दिन में एक नया दुकान खुलता है, फिर नेक्स्ट 30 दिन में एक दुकान बंद भी हो जाता है। अब मैं सोचता हूँ कि दुकान खुला बहुत अच्छा लगता है, जब कोई नया दुकान खुलता है सच में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुकान बंद क्यों हो गया, ये तब मुझे खराब लगता है। ऐसा क्या हो गया कि दुकान को बंद करना पड़ा, वटेवर, बट बंद नहीं होना चाहिए, उनको कुछ वे आउट ढूंढना चाहिए था। जो भी हो, एन ऑटोनोमस इंडिविजुअल मतलब जो खुद खुद को चलाता है, वो ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, यूजेस क्रिएटिविटी एंड इंजेन्युइटी इन इनोवेशन, जो क्रिएटिव भी है, जो इनोवेटिव भी है। अब क्रिएटिविटी और इनोवेटिव क्या होता है? क्या क्रिएटिविटी का मतलब आइंस्टाइन बनना? हेलो, आप लोग मेरा बात समझ रहे हो सर? शिवास, मानी, आई एम आस्किंग एवरीबॉडी, असीमा, क्या क्रिएटिविटी या इनोवेटिव होने के लिए क्या आइंस्टाइन बनना पड़ता है, या आइजैक न्यूटन बनना पड़ता है, या जगदीश चंद्र बोस बनना पड़ता है? अरे नहीं सर, मतलब थोड़ा बस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से तो क्रिएटिव हो जाते हैं लोग। ये सर, मतलब आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, तो उससे फंसने के बाद आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे सोल्यूशन नहीं है। मतलब ज्यादातर केस में हम लोग माइंड को ब्लॉक कर देते हैं, ज्यादातर केस में हम लोग माइंड को ब्लॉक ब्लॉक कर देते हैं कि हमें ये लगता है कि इतना मेहनत करके बनाया, इतना कोशिश करके पैसा जुगाड़ किया, हो नहीं रहा है। पहले बहुत जोश था, पर जब होता नहीं है ना, तब हम लोग ना माइंड को भी ब्लॉक कर देते हैं, और न्यू अपॉर्चुनिटी को बनाने के बजाय हम उससे ये सोचते हैं कि शायद और नहीं हो पाएगा। फिर शायद करते करते सच में वो, सच में वो बंद हो जाता है। अब क्रिएटिविटी या इनोवेशन यहीं पर रोल प्ले करता है। जब आपको लगता है कि और नहीं होगा, अगर इस टाइम पे आप ये सोचते कि कुछ भी हो जाए होगा, तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्रिएटिव आइडिया आना चालू हो जाएगा। एक दुकान मेरे घर के सामने खुला था, थोड़ा यूनिक ग्रोसरी था, उसके पास कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिलता था जो किसी दूसरे ग्रोसरी में नहीं मिलता था। तो जब उसने ओपन किया था, जैसे एक प्रोडक्ट मुझे हम लोग बहुत पसंद करते हैं, वो उसको बोलते हैं सर, एक्चुअली लोटस सीड है वो, ठीक है, लोटस होता है ना, लोटस सीड, उसको एक्चुअली हिंदी में बोलते हैं ताल मखाना। तो अलग अलग जगह में अलग अलग बोलते हैं। तो ताल मखाने के नाम पे बहुत फेमस है। तो उसका पॉपकॉर्न टाइप का तल के या सूखा उसको फ्राई करके खा सकते हो, इट्स वेरी न्यूट्रिशियस एज वेल एज टेस्टी ऑल्सो। इवन आप देखोगे जो दाल मखनी बोलते हैं, दाल मखनी के अंदर जो मखाना देता है वही चीज है। कोई कोई जगह में सर लोटस लोटस सीड्स का सब्जी भी होता है, बट ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ड्राइड वाला है। तो उसके पास ही मिलता था पूरा लोकेलिटी में, और किसी के पास नहीं मिलता था। इसके अलावा कुछ ऐसा ऐसा मसाला था जो बहुत ही यूनिक था। तो उस लड़का का एक ही प्रॉब्लम था कि उनका मानना था कि वो 1 साल चलाया दुकान, फिर बंद कर दिया। उसका मानना था कि कस्टमर नहीं हो रहा है, मतलब। तो मैं उसको बोला कि आप एक काम करो ना, आपका जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसके साथ साथ कुछ और भी जरूरी चीजें आप उसमें ऐड करो। मैं उसको ऐसे ही आइडिया दिया था, उसको शायद पसंद नहीं आया, वो बोला नहीं, मेरे ब्रांड के खिलाफ हो जाएगा। मैं बोले आप अंदर से करो, कुछ भी सोचो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड है तो क्या हुआ, बड़ा यूनिक है, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ कॉमन प्रोडक्ट को भी साथ में रखो, और
कोशिश करो कि वो कॉमन प्रोडक्ट के साथ जो लिमिटेड यूनिक प्रोडक्ट है उसको जोड़ के कस्टमर को हैप्पी करने का। तो ये मैंने जस्ट ऐसे ही एक एज ए कस्टमर उनको सजेस्ट किया था, मतलब कोई एज ए टीचर या फिर एज ए आइडिया गिवर नहीं सर, ऐसे मुझे लगा था तो मैं उनको बोला था। तो पता नहीं सर धीरे धीरे दुकान बंद कर दिया। हम लोग भी मुश्किल में पड़ गए, जो चीज़ हमें उनके पास मिलता था अभी मिल नहीं रहा है। तो वट तो मैं ये कहना चाहता कि शायद एज ए सोल एंटरप्रेन्योर उनको उन्होंने स्टार्ट बढ़िया किया था, बट कहीं ना कहीं कुछ दिनों के अंदर उनको और इनोवेशन करना पसंद नहीं आया या फिर माइंड काम नहीं कर रहा। तो ये जो रिस्क बियरिंग एंड अनसर्टेनिटी का साथ लड़ने का जो ताकत है ना सर, यही चीज है जो एक एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बनाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो चाहिए, बट जब सच में प्रॉब्लम बार बार होता हो तब उस प्रॉब्लम में हम क्या एटीट्यूड दिखाते हो, ये एक एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बनाता है। तो इसी के लिए बोलते हैं ड्राइंग एनालॉगी फ्रॉम म्यूजिक, द सोल एंटरप्रेन्योर इज नॉट merely the composer and director of the enterprise orchestra but also a one person band। समझ रहे हैं सर, जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं ना, वो एक्चुअली अपने आप में एक बैंड की तरह होता है। मतलब वही म्यूजिक डायरेक्टर है, वही कॉम्पोजर है, वही ऑर्केस्ट्रा का काम करते हैं, वही वायलिन बजाते हैं, वही गिटार बजाता है, वही हारमोनियम लेके काम करते हैं, वही दिगी तबला लेके बजाता है, सब वही करता है। ऑफ कोर्स व्हेन बिजनेस ग्रो सच एन ऑटोनोमस बिहेवियर बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर। यस, जब बिजनेस धीरे धीरे बढ़ जाता है ना, तब यही अकेला करने का सारा काम थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। As an entrepreneur या sole proprietor is required to share a decision making and let go control over the business। अब जैसे धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ जाता है तब धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग एरिया और कंट्रोलिंग थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। फिर क्या होता है, आपका जो छोटा मोटा बिजनेस है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है और तब आपको कंपनी में बिल्ड जाना पड़ता है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ज्यादातर केस में लोग, मैं जितना देखता हूँ कि वो पहली कंपनी बिल्ड करना चाहता है, बट शायद आप पहले ही कंपनी नहीं बिल्ड कर सकते। पहले एक सोल प्रॉपर्टीशिप चला के दिखाओ 5 साल, फिर कंपनी बनाने का सोचो। क्योंकि आपको अगर ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आएगा तो आप बड़ा लेवल का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले एक इंडिविजुअल बैंड बन के दिखाओ, उसके बाद टॉप लेवल बैंड बन के दिखाना। तो ये मेरा मानना है, बाकी सबका अपना अपनी सोच हो सकता है। किसी कोई बोल भी सकता है कि सर मैं पहले ही एकदम कंपनी बना के दिखा दूंगा। हाँ ठीक है, दिखाओ, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, कोई भी दिखाए, आई विल बी रियली हैप्पी। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बंदे को पहले ग्राउंड लेवल रियलिटी के साथ चेकिंग होना चाहिए। नहीं तो क्या है ना, अगर बड़ा बिजनेस बड़ा पैसे से जरूर बन जाएगा कुछ दिनों के लिए, बट उसका कंट्रोलिंग छूटने का चांसेस है। अब एक बार आप कोई स्टेबिलिटी फेलियर नहीं होता होगा, है। हाँ बोलो। टिकेगा नहीं, स्टेबल नहीं होगा। हाँ वही प्रॉब्लम है, वो स्टार्ट तो कर देगा बड़ा, पर प्रॉब्लम है कि जब उसके सामने प्रॉब्लम आएगा तब वो प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व नहीं होगा। वो सोल्यूशन एक्चुअली इंडिविजुअल, ये जो 1% बैंड का जो कॉन्सेप्ट है ना सर, मतलब हर एक छोटा छोटा प्रॉब्लम को अकेला हैंडल करने का जो ताकत है ना, वो मिसिंग रहेगा और फिर वो उसको संभाल नहीं पाएगा और फिर वो फेलियर हो जाएगा। और प्रॉब्लम क्या होगा, एक बिजनेस फेलियर होने में आपको क्या लगता है, एक बिजनेस का फेलियरिटी क्या किसी एक का फेलियरिटी है? अगर मानो कि मैंने कोई बिजनेस किया और वो फेलियर हो जाता है, तो मेरे मेरे से देख के शिवास जो मेरा जूनियर है, नयनी जो मेरे जूनियर है, वो क्या सीख लेगा? असीमा जो मेरा जूनियर है वो क्या सीख लेगा? या फिर आपका पापा, मानो शिवास को लगता है कि हम भी सर की तरह बिजनेस करेंगे, सर ने अच्छा बिजनेस किया, बट अगर मैं फेलियर हो जाता तो फिर आपके घर पे क्या बोलेगा? अरे देखो, शर्मा जी का बेटा को देखो, शर्मा जी का बेटा गवर्नमेंट तैयारी छोड़ के बिजनेस करने गया था, सारा पैसा लुटा दिया, तुम भी लुटा दोगे, मत जाओ, सिवाज नाम हो जाएगा। नॉइनी को बोलता है कि मानो कि चक्रवर्ती का लड़की को देख, सब छोड़ के बिजनेस करने आ गया था। हाँ, सब छोड़ के बिजनेस करने आ गया था, वो फेलियर हो गया, तुम भी फेलियर हो जाओगे। असीमा को भी सिमिलर काइंड ऑफ मिलता है। तो बेसिकली एक का बिजनेस फेलियरिटी एक का फेलियरिटी नहीं है, ये पूरा समाज का फेलियरिटी हो जाता है। क्योंकि आखिर समाज क्या है ना,
वो इसी तरह से एग्जाम्पल ढूंढ ढूंढ के लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए ऑलवेज रेडी है, चाहे वो समाज आपके घर में हो, चाहे वो समाज घर के बाहर हो। समाज इसी तरह सोचता है ऑलवेज। आप अपने माँ पापा को पूछो, उनके माँ पापा को पूछो, ऐसा ही एग्जाम्पल देता था। उनका नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली exactly. तो इसीलिए फेलियर होना मतलब सिर्फ खुद का फेलियरिटी नहीं, फेलियरिटी मतलब सबका फेलियरिटी। आपका फेलियरिटी मतलब सबका फेलियरिटी। आप सोच भी नहीं सकते कि फेलियरिटी का मैसेज कहां से कहां भागता है। यू कांट इमेजिन। आगे देखिए जरा। The business undertaken could be on such a small scale that it may be hardly distinguished from self-employment. It may not even register as a micro or small scale business enterprise. It is an interesting fact that a very high proportion of micro and small business in India are unregistered. Yes, that's true. India में जो micro and small businesses हैं, ज़्यादातर केस में वो unregistered हैं, and usually these enterprise, more so local retailers and street vendors, are so well integrated with the communities that they enjoy people's trust. Yes. हमारे घर के बगल में जो छोटा छोटा बिजनेस है ना, उनको हम जितना भरोसा करते हैं, किसी बड़े ब्रांड को इतना भरोसा नहीं करते, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांड क्यों ना। एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड सर्विस, हर किसी के लिए अलग अलग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप लोकल बिजनेस का दम है सर। चाहे कितना बड़ा ब्रांड आपके घर के सामने हो जाए, चाहे एक बिग बाजार क्यों हजारों बिग बाजार खड़ा हो जाए, लोकल बिजनेसमैन का जो ट्रस्ट है कस्टमर के दिल में, वो कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। लिख के रख लो। कई बार ऐसे हम लोग देखते हैं, घर के सामने कोई बड़ा सा मॉल होता है, कोई बड़ा सा ब्रांडेड फैक्ट्रीज होते हैं, तो लोगों को लगता है देखो अब लोकल बिजनेस को बहुत दिक्कत होगा। हाँ, मे भी कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम होगा, यस होता है, लेकिन वो कुछ दिनों का ही प्रॉब्लम रहेगा। वापस देखो ना, कितना सारा मॉल तो हुआ था, बिग बाजार कितना बना था, कहाँ गया बिग बाजार। आई एम नॉट अगेंस्ट बिग कंपनीज, मैं यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप के फेवर में बात कर रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप डेंजर में पड़ता है, बट लोकल लोगों का जो भरोसा होता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो ट्रस्ट कोई नहीं छीन सकता। ये आज से नहीं, सदियों से चले आ रहे हैं। So together this comprises the unorganized or informal sector of the economy. ये एक्चुअली इकोनॉमी का इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर इकोनॉमी को बहुत जोर का संभालता है। आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल का इकोनॉमी डेवलपमेंट है ये। It is significant to note that even though individual these might appear of not much impact, yet collectively such enterprise make a tremendous contribution to the national economy. आपको एक छोटा सा हिसाब देता हूं मैं। मतलब ये जो अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है, जिसके तरफ हम लोग कभी नजर नहीं डालते, पॉलिटिशियंस लोग भी कभी बात नहीं करते, या फिर लोकल न्यूज चैनल्स, न्यूज कंपनीज, मीडिया, पॉलिटिकल लीडर्स, ये लोग कभी बात ही नहीं करता लोकल बिजनेस के बारे में। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। लोगों का माइंड सेट अब एक तरफ कर दिया, एक तरफ। उनको सिर्फ यही दिखता है कि गवर्नमेंट लेवल में जॉब क्रिएशन नहीं है, और उसी को लेके राजनीति, मारपीट, दंगा, मारामारी। अच्छा, कभी सोचा आप लोगों ने, क्या पॉलिटिशियंस किसी भी स्टेट का ले लो आप, बंगाल का, उड़ीसा का, बिहार का, यूपी का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, तेलंगाना का, आंध्रा का, मणिपुर का, असम का, कश्मीर का, किसी का भी ले लो, सभी पॉलिटिशियंस हमेशा एक ही मुद्दा बनाता है कि जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और कोई मुद्दा, कोई अच्छा चीज बताओ कि भाई लोकल लेवल पे बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा है, या फिर लोकल लेवल बिजनेस में और ग्रोथ चाहिए, अनऑर्गेनाइज लेवल में लोगों के अंदर और बिजनेस का ग्रोथ, या लोगों के मन में बिजनेस के बारे में और सोच विचार होना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, उनको गवर्नमेंट की तरफ से लोन का कुछ प्रावधान होना चाहिए, उनको बिजनेस के लिए अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग देना चाहिए। कुछ कभी सुनते हो कभी पॉलिटिशियन से, लोकल पॉलिटिकल पार्टी से, न्यूज मीडिया चैनल से? कभी ना, बोलेगा नहीं। पता नहीं क्यों नहीं बोलता, शायद लोगों का सोच बदल जाए। लोग एक तरफा जो सोचता है ना, वो सोच बदल जाए। अब अलग बात, सर आप बोल रहे हो तो शायद, सर मेरे कहने पे
आज नहीं तो कल बदलेगा इंडिया, बट वो अलग बात है। बट मैं आप लोगों को जस्ट बोल रहा हूँ कि आप एक बार सोचा करो कि जिस तरह न्यूज चैनल दिखाते हैं, जिस तरह पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा बात करते हैं, क्या उसका उल्टा साइड में कुछ है? अगर है तो उसका यूज क्यों नहीं करता? जो भी हो, बस आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है आपको मैं बताता हूँ। जीडीपी में, एम्प्लॉयमेंट में, इवन एक्सपोर्ट्स में। एक इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में चल रहा है। सर आप लोग धारावी के बारे में सुने हो? हाँ सर, धारावी मतलब वो तो मतलब धारावी को कौन नहीं जानता। ये भी बहुत अच्छा बिजनेस मार्केट है सर। यस सर। अगर लोग थैंक यहीं यू। पे धंधा करने लग जाएं तो फिर देश का जीडीपी बढ़ जाएगा। सर ऑलरेडी धंधा करता है, ठीक है, ऑलरेडी बिजनेस करता है, बहुत जोर का अनऑर्गेनाइज सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी धारावी में है। धारावी इज इन मुंबई, एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्लम एरिया में से एक है। अब पॉइंट इज दैट धारावी का एरिया बहुत ही बड़ा है, या छोटा पता नहीं, या मोटा मोटी 2 स्क्वायर किलोमीटर का है, बहुत बड़ा नहीं बोलेंगे। सर 2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें करीब 10 लाख लोग रहते हैं। इट्स अ वेरी हाईली पॉपुलेटेड एरिया। मतलब आप समझ सकते हो, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 लाख लोगों का रहना कोई मामूली बात नहीं है। समझ सकते हो सर? 2,77,000 पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 लाख नहीं से मोर देन दैट। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में करीब 3 लाख लोग रहते हैं स्क्वायर किलोमीटर में। मतलब ह्यूज पॉपुलेशन, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड तो बहुत ही लो है, बहुत लो। लेकिन अगर मैं इसका इकोनॉमी का बात करूं, फिर ये इनफॉर्मल इकोनॉमी है, अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है, जहां पर अगर आप देखो, न्यूमरस हाउस होल्ड एंटरप्राइज, स्लम रेसिडेंट्स लेदर का काम करते हैं, टेक्सटाइल का काम करते हैं, पॉटरी का काम करते हैं, जो धारावी के अंदर बनता है, जिसका एनुअल एस्टिमेटेड टर्नओवर $1 बिलियन है सर। जो किसी भी सोफिस्टिकेटेड सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सेगमेंट सेक्टर को भी हार बना सकता है। $1 बिलियन। मैंने आपको अभी कुछ कंपनी के बारे में बोला, ये देखो VMO का इतना बड़ा कॉर्पोरेट सेगमेंट है जो 4.4 बिलियन में है, एरिस्ट्रा 2.9 बिलियन में है, पालो अल्टो 4.3 बिलियन में है, ठीक है, वेफेयर, एडोब 15.7 बिलियन मार्केट स्ट्रक्चर के साथ है। और ये सिर्फ धारावी का स्लम वाले लोग $1 बिलियन में एस्टिमेटेड टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर करता है। मतलब वैल्यूएशन तो और ज्यादा होगा, ये तो बस मैंने टर्नओवर बताया। हेलो, ये जो इंफॉर्मेशन है ये तो बिजनेस का वैल्यूएशन है, जो फ्यूचर का बिजनेस सेगमेंट के ऊपर डिपेंड करके वैल्यूएशन रखा गया है। ये एनुअल टर्नओवर नहीं, ये जो आपको दिख रहा है ये एनुअल टर्नओवर नहीं, ये वैल्यूएशन है। और मैं जो आपको दिखा रहा हूं ये 1 साल का टर्नओवर दिखा रहा हूं धारावी का। अब आपको मैं वही बताना चाहता हूं कि जैसे ये धारावी जैसे बिजनेस, धारावी जैसा एरिया, जो ऐसे देख सकते हो आप, क्या क्या भयंकर हालत है इसका, इमेज देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, ये देखो पॉटरी का काम देखो, ठीक है, ये धारावी के अंदर का रोड है और दोनों साइड में पूरा बस्ती है। ये देखो क्या सिचुएशन है। ऐसा हमारे कोलकाता में भी आसपास में है, बट धारावी सबसे भयंकर। लेकिन आप इसके अंदर देखो कपड़ा का बिजनेस देखो, एम्ब्रॉयडरी यूनिट धारावी के अंदर, ये देखो इस तरह का अंदर का सिचुएशन है। देख पा रहे हो ना सर? तो कहने का मतलब है कि, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इतने भयंकर सिचुएशंस में भी, इतने भयंकर सिचुएशंस में भी जिस तरह का डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल सिचुएशन धारावी क्रिएट करके रखा है, हर साल दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, जो टॉप ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, हाँ, ये सब जगह में पढ़ाई करते हैं ना, वो धारावी में आते हैं देखने के लिए कि कैसे वो लोग कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख लोगों को काम मिलता है सर, एम्प्लॉयमेंट, जो बाहर से भी आते हैं धारावी में काम करने के लिए। ऐसे तो रिसाइकलिंग मेजर इंडस्ट्री है, इसके साथ साथ 5,000 अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस है, 15,000 सिंगल रूम फैक्ट्री है,
समझ रहे हो सर? और इनका बना हुआ प्रोडक्ट, ज्वेलरी, लेदर, ये सब कहाँ जाता है जानते हो? यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, मिडिल ईस्ट। इसका टर्नओवर अराउंड 500 मिलियन का है, अराउंड 500 मिलियन, और धीरे धीरे 1 बिलियन क्रॉस कर रहा है, धीरे धीरे 1 बिलियन क्रॉस कर रहा है एवरी ईयर। ये भी तो सर अप्रोक्स है, रियलिटी पता नहीं कितना ही ज्यादा हाँ होगा, वही तो मतलब सर ऑन है। पेपर दिख रहा है। ये तो बस ऑन पेपर दिख रहा है, अब ज्यादा तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, ये तो जस्ट एक हाँ एस्टिमेटेड है। रजिस्टर्ड तो कुछ भी नहीं है, सब अनरजिस्टर्ड लेवल में ही काम करते हैं। तो जस्ट सोचो कि किस लेवल का काम ये लोग कर सकता है। तो मैं बस इतना आपको कहना चाहता कि इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं करेगा, पॉलिटिकल पार्टी बस राजनीति करेगा। एक्चुअल डेवलपमेंट तो पब्लिक खुद करेगा। इनको हजारों प्रॉब्लम है, एपिडेमिक, डिजास्टर, आप सोच भी नहीं सकते। कॉलेरा, लेप्रोसी, पोलियो, थायराइड, टाइफॉइड, भयंकर भयंकर बीमारी है इनके अंदर, क्योंकि बहुत ही खराब हालत में रहते हैं ये लोग। लेकिन फिर भी यहाँ का लोगों के अंदर जो काम करने का जज्बात, ये जो वर्क कल्चर है ना, और ये जो इनोवेटिव कल्चर, यही इनोवेशन है। हजारों प्रॉब्लम के अंदर भी इन्हें पॉजिटिविटी नजर आता है, इन्हें काम करने का इच्छा नजर आता है। यही चीज चाहिए होता है सर। ये बात मैं बस इतना सोचता हूँ, मेरा बस पर्सनली इतना मानना है, और नॉट जस्ट मेरा, कमर्शियल नॉलेज का यही पर्पस है। कमर्शियल नॉलेज का यही पर्पस है कि लोगों के अंदर बस ये भूख जला दो सर, लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर बस ये भूख जनरेट, ताकि लोग फालतू का डिबेट में ना पड़ के कुछ ओरिजिनल काम करें। जैसे धरावी जैसे स्लम के लोग अगर कर सकते हैं, तो जो लोग थोड़ा सा अच्छा कंडीशंस में, बहुत सारे लोग रहते हैं धारावी जैसे सिचुएशंस तो कम ही है, बहुत कम है। हमारे बंगाल में जैसे कोलकाता के पास में टिकियापाड़ा है, केष्टपुर के बगल में जगतपुर एरिया भी थोड़ा सा स्लम के अंदर आ जाता है, टिकियापाड़ा, वो सब एरिया तो और भयंकर हालत में है। तो बस प्रॉपर सोच से बहुत कुछ बदला जा सकता है सर, बहुत कुछ सोच होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, ये ना, इसको ना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमी को, जीडीपी को बहुत भयंकर रूप देता है, जो शायद कोई बड़ा कंपनी भी सोच नहीं सकता। तो ये है सोल प्रोप्राइटरशिप का कमाल। प्रोडक्ट फ्रॉम सच एंटरप्राइज आर ऑफन, अच्छा हाँ, कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि लोकली मेड होता है, तो कभी कभी ब्रांडेड प्रोडक्ट के सामने इनका प्रोडक्ट उतना क्वालिटी वाला नहीं होता, बट फिर भी क्वालिटी बन रहा है, तभी तो एक्सपोर्ट क्वालिटी हो रहा है। हम लोग मतलब ये सब लोकल प्रॉब्लम है, पर लोकल प्रॉब्लम हो सकता है, फिर भी क्वालिटी में धीरे धीरे काम कर रहा है। जैसे एक स्लम है, एक स्लम एरिया है जो आपका इसमें पड़ता है, दक्षिण दाड़ी बोल के लेक टाउन के पास एक एरिया है, वहां पर भी गजब का पॉटरी वगैरह का काम होता है। समझ रहे हो सर? तो ये जो है ना सर, ये लैक ऑफ एम्प्लॉय, अच्छा हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे हायर एंड फायर पॉलिसी, ठीक है, मतलब किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉय जो काम करते हैं वहां पर, उनके वेलफेयर के लिए ज्यादा कुछ नहीं सोचा जाता। ठीक है, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, फेट फॉर द एंटरप्राइज इज लिंक्ड विद द पर्सनल वेलबींग ऑफ द ओनर। ठीक है, तो ये ओनर जो है उसके ऊपर ही सारा चीज डिपेंड करता है। ये सब प्रॉब्लम है सोल प्रोप्राइटरशिप का। जैसे हर चीज का कुछ सुविधाएं भी है, कुछ असुविधा भी है, तो ये मेन मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका मेन मेरिट और लिमिटेशंस को अगर मैं समरी करूं आपके सामने, तो मतलब कुछ ऐसा निकलता है, अपना बॉस आप खुद बन जाते हो, बिकॉज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द restrictions ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट, ample scope of experimentations and expressions of one's creativity and innovativeness, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लिमिटेशन क्या है? दिस लिमिट्स द साइज ऑफ द बिजनेस। Yes, banks and lenders may provide additional resources. However, borrowing capacity too is determined by capital adequacy, and this feature also limits the capacity to grow.
अब इनका कुछ लिमिटेशंस है, क्योंकि इनका बिजनेस साइज छोटा है, तो बैंक वगैरह इतना इजीली इनको लोन वगैरह नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, तो पेपर वगैरह का लिमिटेशंस है, उतना पढ़ा लिखा वे में काम नहीं करते, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये सब लेवल में है। तो सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल वगैरह चीजों में इनका लिमिटेशंस है सर। और मेरिट देखो तो द पर्सनल रैपोर्ट ऑफ द कस्टमर बहुत अच्छा होता है, कस्टमर लॉयल्टी ट्रस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन दिस अराइजेस द सोल बियरर ऑफ रिस्क, पूरा रिस्क ओनर को खुद बेयर करना पड़ता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यस सर, इनका लाइबिलिटी जो है ना वो अनलिमिटेड लेवल में है। इनका लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड लेवल में है। अनलिमिटेड लेवल इन द सेंस, अनलिमिटेड लेवल मतलब कि जितना भी मार्केट में इनका लोन रहेगा इनको खुद को ही देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी के एसेट से या बिजनेस के एसेट से कुछ ले। तो इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी लाइबिलिटी अगर एसेट से ज्यादा हो जाए, ये चक्कर है इनका, अगर इनका मार्केट लाइबिलिटी अपने एसेट से ज्यादा हो जाए तो ओनर जो होता है उनका पर्सनल एसेट भी दिख जाता है और वो बहुत बड़ा मुश्किल में पड़ जाता है। ये सोल प्रोप्राइटर का प्रॉब्लम है। फेट एज ए गोइंग कंसर्न, ओनर 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 नहीं है, मतलब जो बिजनेस को बनाया अगर वो खत्म हो जाते हैं या उनके कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है पर्सनल हेल्थ में या लाइफ स्पैन में, तो आगे बिजनेस बंद हो जाता है। हाँ, बहुत कम केस में अगर उनका कोई लीगल हेयर या सक्सेसर बिजनेस को संभालते हैं तो हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि उनकी इच्छा है कि नहीं। अगर उनके बच्चे लोगों का इच्छा नहीं है तो शायद बिजनेस आगे उतना नहीं बढ़ता, है ना। समझ रहे हो ना सर बात को आप लोग, बोलो। सोल प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम एडवांटेज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। इसी तरह का अब ये सोल प्रॉपर्टीशिप का सुविधा असुविधा था, एडवांटेज डिसएडवांटेज। एचयूएफ बिजनेस, सर ये तो ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पे हमारे इनकम टैक्स में लिखा हुआ है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब इंडिया में जो ज्वाइंट फैमिली है इनको इसके अंदर रखा गया। ज्वाइंट फैमिली कैसा है, इसमें एक चीज बात करें, सिख, जैन, ये सब जो रिलीजियन ग्रुप से हैं, बात धर्म का नहीं है। सिख, जैन, हिंदू बिलीव रखने वाले जो कॉन्सेप्ट है वो सब भारत का कॉन्सेप्ट है, ऐसा माना जाता है। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के जो कॉन्सेप्ट है सर, वो एक्चुअली बाहर का है और ऐसा माना जाता है। और साथ में ये भी बोला जाता है कि इस्लामिक जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट में जो बिजनेस चलता है उनका कुछ पर्सनल लॉ होता है, तो उनके पर्सनल लॉ को रेस्पेक्ट देने के लिए उनको इस पर्टिकुलर बिजनेस कैटेगरी के अंदर रखा नहीं है। पर सिख, जैन और हिंदू बिलीफ रखने वाले लोगों को एचयूएफ कैटेगरी में रखा गया है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल लॉ को रिस्पेक्ट देने के लिए कुछ पॉइंट्स है ऐसा, ये लॉ में भी बोला जाता है, ये इनकम टैक्स पढ़ाने के टाइम पे भी हम लोगों को बोलना पड़ता है। ठीक है, कोई जात पात का मैटर नहीं है सर, इट्स जस्ट अ रिस्पेक्ट टू सम रिलीजियस बिलीव्स एंड दैट्स ऑल। तो एचयूएफ इज एन एंटिटी फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली, सर ये ऑटोमेटिकली बनता है। 4 भाई है, 5 भाई है, 6 भाई है, ठीक है, उनका सब एक माँ बाप का 4-5 भाई है मतलब बच्चा है, तो सभी कोई मिलके एक जॉइंट फैमिली बिजनेस चलाते हैं। किसी का ग्रोसरी शॉप है, तो किसी का स्वीट शॉप है, तो किसी का फैक्ट्री है। तो ये एन एचयूएफ एंजॉयज अ सेपरेट एंटिटी स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। मैं आपको बोल रहा था ना, इनकम टैक्स में मुझे बोलना पड़ता है बहुत सारा। जब आप लोग इंटर या फाइनल का क्लास करोगे तो वहां पर ये सब बात मुझे बहुत डिटेल्स में करना पड़ता है। हर हफ्ते में 4 से 5 क्लास चलता है सिर्फ इनकम टैक्स का, तब बता बता देंगे और डिटेल्स में, ठीक है, कि एचयूएफ का टैक्स ट्रीटमेंट वगैरह क्या होता है। तो वट एवर, एचयूएफ ना बिजनेस है, एक फैमिली बिजनेस है, उस पे एक कर्ता होता है जो हेड ऑफ द फैमिली है ना, जो बिजनेस का भी हेड है उसको एचयूएफ कहा जाता है, और एचयूएफ जो है उसको कर्ता भी माना जाता है। कर्ता, कर्ता मतलब हेड ऑफ द फैमिली, वही बिजनेस का धर्ता कर्ता विधाता है। और बाकी जो बिजनेस में बाकी लोग होते हैं जो फैमिली के दूसरे मेंबर है उनको को पर्सनल कहा जाता है, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट होता है वो फैमिली के काम पे ही लगता है, सिंपल बात। तो ज्वाइंट फैमिली एक ऑटो मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो है ये एक ऑटोमेटिकली रेडीमेडली रेडी हुआ एक बिजनेस है। अब इसका मैं बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो मैं उसी को दिखाता हूँ आपको। जब भी आप दुकान के नाम के आगे पीछे हैंडसन्स एंड ग्रैंडसन्स देखते हो, जैसे एग्जांपल के लिए के सी पॉल एंड सन्स, ठीक है, के सी पॉल एंड सन्स दिख रहे सर, ये अभी देखो ना गर्मी उसके बाद
बारिश आएगा, है ना। पहले गर्मी आएगा फिर बारिश आएगा। अब जैसे ही बारिश आएगा हम लोग केसी पॉल का छाता यूज करते हैं। बंगाल में तो बड़ा फेमस है, इवन आउट ऑफ द बंगाल भी फेमस है केसी पॉल का छाता, बड़ा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड। लेकिन ये एक HUF है। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। अरे, नाम सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना सर, ये नहीं नाम सुना? नहीं सुना। क्या नाम सुना है? छाता का कौन सा ब्रांड है? छाता का सर सुना ही नहीं हूँ। ये सुना अन्नपूर्णा है ना मिठाई दुकान, उसका अन्नपूर्णा उसका मिठाई सुना। दुकान। अच्छा। हाँ, वो भी 1970 से मतलब ऐसे ही कुछ है। वो भी हिंदू मतलब HUF वो भी। HUF है, हाँ, एंड सन ग्रैंडसन्स है, यस सर। आप लोग के घर पे अगर छाता है तो छाता चेक करो, छाता में आपको केसी पॉल दिख ही जाएगा। ठीक है, ब्रांडेड छाता है तो, मतलब जो थोड़ा सा वेल डेकोरेटेड है। ठीक है, मतलब उसका गारंटी वारंटी के साथ छाता आता है सर। ठीक है, तो जो भी हो, फेमस ब्रांड इन इन अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा दिखाया। ऐसे हर बंगाली घर में, मतलब बंगाल बंगाल में जो भी फैमिली है, चाहे वो बंगाली हो या नॉन बंगाली हो, फर्क नहीं पड़ता, दिखता है सर, छाता तो दिख जाएगा, और वो भी केसी पॉल। अब आगे देखो सर, बात क्या है कि जब भी दुकान के नाम पे आपको एंड सन्स ग्रैंडसन्स दिख जाए, तो ये ऑटोमेटिकली HUF बिजनेस में आ जाता है सर। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक फॉर्म होता है, और जनरेशन टू जनरेशन भी बिजनेस चलता है। जैसे मेरे मैटरनल फैमिली के साइड में, मतलब मामा घर के साइड में अभी भी चलता है सर HUF। उनका भी स्वीट शॉप है, मिठाई का दुकान है, 3rd जनरेशन तक चल रहा है सर। Secondly, though the word Hindu is conspicuous, the definition of HUF include Buddhist, Jain and Sikh families as well. लिख दिया, ठीक है। हिंदू वर्ड सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, इसमें बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है, सिख भी है, सिर्फ इस्लाम को नहीं रखा गया। ठीक है, जैसे इसके इसमें कोई इस्लाम के साथ कोई बैर नहीं है। प्रॉब्लम इज दैट कि इस्लाम का अपना पर्सनल नियम है, जिनको रेस्पेक्ट देने के लिए इस्लाम को इसके बाहर रखा गया। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत सारा पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, बहुत सारा मैटर है। अब उस मैटर में बात करना हम लोगों के लिए सही नहीं रहेगा। कभी आप लोगों को खुद का इच्छा हो तो आप जानकार बन सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर ऐसा क्यों है। ठीक है, for the purpose of understanding HUF's features as a business entity, another important relevant law is the Hindu Succession Act 1956। देखो सर, एक्चुअली क्या है ना, ये जो हमारा देश है, किसी किसी को लगता है कि ये देश 1947 से बना। किसी को लगता है, क्योंकि इससे पहले का जो एरा था वो ब्रिटिश पीरियड था, उससे पहले मुगल पीरियड था। बट सवाल ये उठता है, क्या ये भारत 47 के बाद का भारत है? क्या भारत का इतिहास सिर्फ 47 के बाद का ही भारत है? मतलब क्या भारत का एज 75 साल है, या भारत का एज बहुत पुराना है? अब कुछ लोगों का मानना होता है कि भारत बहुत पुराना है, और ऑब्वियसली मैं तो वही उसी कैटेगरी में पढ़ता हूँ कि भारत दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन में से एक है, सबसे पुराना, और उसका प्रमाण बहुत मिला है। मे बी 10,000 ईयर्स एगो, मे बी 20,000 ईयर्स एगो, डोंट नो, बट भारत का सिविलाइजेशन बहुत पुराना है। तो भारत का इतिहास, भारत का कल्चर, भारत का संस्कृति, इसके साथ डिबेट हो जाता है, तर्क हो जाता है 47 के बाद, एज पर द सिचुएशंस जो देश बना है, इसके साथ थोड़ा सा भेदभाव है। किसी का मानना है कि नहीं, जो भारत के बारे में आप बोल रहे हो वो भारत तो कभी था ही नहीं, और जो भारत आज है वही है। तभी ये सब चक्कर है कुछ, बट चक्कर जो भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। देश तो भारत है, हिंदुस्तान है। तो इवन हमारा संविधान भी उसी सिस्टम पे बना हुआ है। अगर कभी संविधान पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि भारत क्या है। संविधान जरूर पढ़े संविधान जरूर पढ़े, बिना पढ़े कुछ ना बोले, पहले पढ़ो फिर बोलो। ज्यादातर केस में प्रॉब्लम क्या है जानते हो? हमारे देश में कुछ ऐसे लोग बहुत हैं जो ना कभी पढ़ा है, ना कभी देखा है, ना कभी सुना है, सिर्फ बोलता है, बिना पढ़े बोलता है। गजब देश है। अच्छा, जैसे कि आपको मैं बोला, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे बनता है? बुद्धिस्ट, जैन, सिख फैमिली मिला के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। Family members may naturally join each others in business. In contrast, in a Muslim family, if the sibling wish to associate in a business, they will have to do it contractually. For example, partnership agreement. इसके बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ, पढ़ के बोलो।
कोई बोलेगा सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बुद्धिस्ट आ गया, जैन आ गया, सिख आ गया, मुस्लिम कहाँ है फिर? तो फिर मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली के साथ कोई जाति भेद चल रहा है? कोई जाति भेद नहीं है। भारत जाति भेद करता ही नहीं है। भारत जैसे देशों में जाति भेद नहीं है सर, तभी तो इतने सारे धर्म के लोग भारत में हैं। ये कुछ लोगों का पॉलिटिकल प्रोपागंडा है, जो लोगों को भड़काते हैं ये बता के कि जाति भेद हो रहा है। जाति भेद कहीं नहीं है, था भी नहीं। ये बस समाज को शोषण करने का टिप्स ट्रिक्स है, ट्रिक्स। लोगों को भड़का दो, एक दूसरे के साथ मारपीट करे, हम लोग अपना राजत्व चले, बस ये कॉन्सेप्ट है। देश के लोग तो हमेशा से मिलजुल के ही रहते हैं, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर आप बात को समझे कि मुस्लिम फैमिली में क्या रूल लगता है। मुस्लिम फैमिली में ये रूल लगता है कि फैमिली मेंबर्स में नेचुरली जॉइन ईच अदर्स इन बिजनेस। नॉर्मली ये बुद्धिस्ट, जैन, सिख, हिंदू, इनका फैमिली कल्चर में ये देखा जाता है। बट इन मुस्लिम फैमिली, अगर कोई लड़का, कोई बच्चा, इफ द सिबलिंग्स विश टू एसोसिएट इन ए बिजनेस, अगर वो बिजनेस में एसोसिएट होना चाहते हैं, देन दे विल हैव टू डू इट इन कॉन्ट्रैक्चुअली। मतलब उनको पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना पड़ेगा अपने ही फैमिली के अंदर, एज पर द रूल, उनका जो पर्सनल रूल है उसके हिसाब से। इसीलिए इस्लामिक जॉइंट फैमिली को, मुस्लिम जॉइंट फैमिली को एचयूएफ कैटेगरी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। तब आप बोलेंगे तो फिर बुद्धिस्ट, जैन और सिख को क्यों जोड़ा गया? सर इनका बिलीफ सिस्टम भारत का ही है। एक्चुअली देखो, हिंदू कॉन्सेप्ट जो है आपको जानना चाहिए। मैं कोई धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों का थोड़ा सा मैं क्लैरिटी दे रहा हूं। बुद्धिज्म जो है ना सर, बुद्धिज्म जब हमारे देश में बना है, उससे पहले भी हमारा देश हिंदू धर्म का था, ठीक है। जैनिज्म जब बना था तब भी हमारा देश हिंदू धर्म का था। सिखिज्म जब बना था तब भी हमारा देश हिंदू धर्म का। अगर धर्म ना भी होता, देश का नाम तो हिंदुस्तान था। हिंदू को कोई धर्म के साथ ऐसे जोड़ता नहीं है। हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ बताया जाता है। लेकिन अब बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट कैसे आया? गौतम बुद्धा, उन्होंने स्पिरिचुअल जो सिद्धि लाभ किया, जो लेवल ऑफ नॉलेज गैदर किया, तो जिन्होंने गौतम बुद्ध को फॉलो किया वो बुद्धिस्ट बन गए। जो जैन तीर्थंकर लोगों को फॉलो किया, साधुओं को, वो जैनिज्म फॉलो कर लिए। मतलब बेसिकली गुरु मान के एक फॉलो करना। सिखिज्म में भी गुरु नानक जी को फॉलो करके जो गुरु गोविंद सिंह तक जो पूरा चला है, उनको जो फॉलो करते हैं वो सिख बन गए। लेकिन सब हिंदुस्तान का ही रूल रेगुलेशंस फॉलो करता है। इवन जापान में, चाइना में भी जो बुद्धिज्म चलता है, उनका सारा नियम, सारा सिस्टम सब भारत का ही है। सर क्या बात करते हो? पढ़ के देखो तो समझ जाओ, बिना पढ़े नहीं सर। पढ़ो, अलग अलग स्क्रिप्चर्स पढ़ो, जानो, फिर देखना भारत कहाँ से कहाँ तक है पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ये सब बातें और ज्यादा नहीं। फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेस, इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट और एक्सपांड अ लार्ज बिजनेस। मोरोवर, अच्छा हाँ, मतलब एचयूएफ बिजनेस में हम लोग बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। द कॉमन पूल ऑफ कैपिटल में बी यूटिलाइज्ड टू डाइवर्सिफाई बिजनेस इन सिंक विद द एस्पिरेशंस ऑफ मेंबर ऑफ द सक्सेसिव जनरेशन ऑफ द फैमिली। मतलब क्या है ना, जितना फैमिली मेंबर्स है, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, सब मिलके फंड जमा करेगा, बिजनेस को बढ़ा सकता है। एक दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 4 दुकान, ठीक है। जैसे केसी पॉल का बहुत सारा दुकान है, ऐसे अन्नपूर्णा स्वीट्स का बात कर रहे थे तुम, ठीक है, गांगुराम एंड सन्स, है ना, बढ़ सकता है। सोशल कैपिटल थ्रू फैमिली इन्वॉल्वमेंट, इनपे जो कैपिटल का पुट होता है ना, बहुत उम्दा बिजनेस कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल एचयूएफ बिजनेस बहुत कम हो जा रहा है। एचयूएफ बिजनेस डे टू डे बहुत कम हो जा रहा है। इसके पीछे का मेन रीजन है हमारा सोशल स्ट्रक्चर खराब हो जा रहा है सर। फैमिली के अंदर भेदभाव बहुत हो रहा है। मैं आपको जेन्युइन सिचुएशंस बता रहा हूँ। फैमिली के अंदर प्यार मोहब्बत खत्म हो रहा है। सब अलग होना चाहता है, सब अलग होना चाहता है। सर क्यों, ऐसा क्यों? सर ये एजुकेशन सिस्टम के कारण है, करंट एजुकेशन सिस्टम के कारण। क्योंकि हमारा जो मानसिकता है ये सब ना एजुकेशन से बनता है। और करंट एजुकेशन सिस्टम जोड़ने का बात कम करता है, तोड़ने का बात ज्यादा करता है। सर कैसे?
सर ये सोचने से पता चलेगा। इसका मेन पीछे का जो जड़ है ना, वो जड़ है कि आजकल दो भाई एक से एक नहीं रह सकता, कोई किसी को सहन नहीं करता, कोई किसी का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में प्रॉब्लम है, भाई भाई के साथ नहीं रहना चाहता ज्यादातर केस में। तो क्या है ना, प्यार मोहब्बत कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर जो फैमिली वाला बात है ना, सब देखना इंडिविजुअल हो गया, सब सिंगल सिंगल फैमिली, सारा दिन रो रहा है। मैं किसी और को क्या बोलूं, मेरी फैमिली भी ऐसे ही जा रहा है, भाई चाचा काका जेठा सब अलग अलग, कोई किसी के साथ उतना कनेक्शन नहीं है, कभी कभी मिलते हैं और सब एक दूसरे से जलते हैं ज्यादातर केस में। ये जलन, हिंसा, ये सब प्रॉब्लम बढ़ रहा है। अभी यही सब कारण है कि इंडिविजुअल लेवल में जो प्यार मोहब्बत है ना, वो जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं गायब है। और ये गायब होने के पीछे में भी मुझे तो लगता है करंट एजुकेशन सिस्टम, बाकी किसी और को कुछ और लगता होगा। बट इसके कारण क्या हो रहा है ना, ये जो इंडिविजुअल लेवल पे जो एचयूएफ बिजनेस बनता था, जो एचयूएफ बिजनेस है ना सर, ये कितना सारा लोगों का भरण पोषण ले लेता था। सोचो एक बार, एचयूएफ बिजनेस में कितने सारे लोगों का पेट भर जाता था, फैमिली चल जाता था, वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। गांव गांव में जो कितना सारा, मेरा खुद का मामा घर का बिजनेस मैंने देखा, आंखों के सामने बनते हुए भी देखा, टूटते हुए भी देखा। जब बना था तब क्या था, आज भी जितना बना हुआ है वो क्या है, और कल अगर टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भी देखने लायक खराब, हालत खराब हो। तो इकोनॉमिकली जो स्ट्रांगनेस, जो जीडीपी, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एचयूएफ बिजनेस दे सकता है, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। आप 10 कंपनी बना के भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आज का जो वो एचयूएफ का कनेक्टिविटी है, जो लोगों के साथ लोगों का जो प्यार मोहब्बत है, भाई भाई में, भाई बहन में, ये मिसिंग है। सर समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूँ, करंट सिचुएशंस भी बता रहा हूँ और प्रॉब्लम भी बता रहा हूँ और एडवांटेज भी बता रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलो सर। सर। नॉर्मली क्या है ना, इसमें इंस्टेंट ट्रस्ट होता है, क्योंकि सब अपने ही है, तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इजी हो जाता है, फैमिली मेंबर में ट्रस्ट बहुत इजीली आ जाता है, क्योंकि कोई बाहर का तो है नहीं ना, स्ट्रेंजर तो कोई नहीं है। फैमिली मेंबर्स टॉयल हार्ड टू बिल्ड द फैमिली बिजनेस। अगर कहीं है फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली बिजनेस, और अगर आज भी उनके अंदर प्यार है, मोहब्बत है, ट्रस्ट है, तो सोचो कि उनका बिजनेस लेवल कहाँ से कहाँ जा सकता है, इकोनॉमिक लेवल डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ हो सकता है। और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द म्यूचुअल स्किल्स, सबका म्यूचुअल स्किल्स काम आता है, किसी को बाहर से लाने का जरूरत नहीं है। चाव, मतलब ताऊजी चाचा काका जेठा, मतलब हम लोग बंगाली में काका जेठा बोलते हैं, हिंदी में ताऊजी चाचा ये सब बोलते हैं, है ना। सब मिल के काम करते हैं, उनका बेटा, इनका बेटी, इनका लड़का, उनका लड़की, अरे क्या गजब का एनवायरनमेंट। म्यूचुअल स्किल्स, सोशल कैपिटल बोलते हैं उसको, आजकल बड़ा मिसिंग है सर। आई रियली मिस इट, बहुत मिस करते हैं। क्योंकि यही ओरिजिनल भारत यही है, ओरिजिनल भारत जॉइंट फैमिली में बसता है, बट वो भारत आजकल मिसिंग है। और ये जितना मिसिंग होता जाएगा, भारत उतना टूटता जाएगा, उतना ज्यादा। द फैमिली मेंबर्स आर दी ऑटोमेटिकली को ओनर्स, और उनको को पर्सनर भी कहते हैं बाई बर्थ। जन्म के साथ ही आपका बिजनेस में ओनरशिप आ जाता है। ओनरशिप इज इन ए फैमिली बिजनेस इज एन एस्क्राइब्ड रादर देन अर्न स्टेटस। एस्क्राइब्ड है, ऑटोमेटिक, अर्न करने का जरूरत नहीं है। इट कैन एक्चुअली बी क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द आउटसाइडर। फॉर एग्जांपल हायर्ड मैनेजर्स हु हेल्प बिल्ड द बिजनेस, बाहर वाले के लिए फ्रस्ट्रेटिंग है, बट अंदर वाले के लिए उनका है, मतलब सिक्योरिटी फुल है, जॉब सिक्योरिटी पूरा है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में जॉब सिक्योरिटी पूरा, एकदम भर भर के जॉब सिक्योरिटी। और डिसीजन मेकिंग क्विक होता है, करता लेता है ना, एक हेड होते हैं ना फैमिली में, वो वही लेता है। डिसीजन आर टेकन बाय एंड फैमिली, प्रिवेलेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, इनफॉर्मेलिटी, कम्युनिकेशन में डिसीजन मेकिंग क्विक, क्योंकि इनफॉर्मल डिसीजन मेकिंग है। जैसे कंपनी चलाना है तो कितना सारा चिट्ठी भेजो, ईमेल करो, उसका जवाब दो, जवाब लो, जवाब लेना है, देना है कंपनी में। लेकिन इसमें क्या है, इनफॉर्मल, इतना क्या, अरे चलो ना करते हैं, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम भी हो सकता है, बट कंपनी में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज है, यहाँ पर फॉर्मेलिटीज कम है, इसलिए डिसीजन मेकिंग इसमें क्विक है, कंपनी के केस में लेट हो जाएगा। हाँ, कर्ता जो है उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि कर्ता ही सारा डिसीजन लेते हैं,
अगर कभी इंसॉल्वेंसी आता है, मतलब लायबिलिटी बिजनेस में ज्यादा और एसेट कम बिजनेस में, तो फिर कर्ता का लायबिलिटी ज्यादा है, फिर बाद में वही लायबिलिटी को पर्सनल पे भी शेयर हो जाता है। ओनरशिप, ये एक अच्छा सुविधा होता है ईच बिजनेस का, कि एक जन अगर एक कर्ता का डेथ हो जाए तो कोई और कर्ता बन जाएगा, और उनका जो भी लीगल एग्जीक्यूटर है वो धीरे धीरे कंपनी बिजनेस का ये ले लेगा। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस धीरे धीरे आ जाता है सर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से एप्लीकेबल। तो इनके लिए जो लॉ एप्लीकेबल होते हैं उसे हिंदू सक्सेशन एक्ट कहते हैं, और इसी सक्सेशन एक्ट के अंदर बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स सभी को काउंट किया जाता है। इस्लाम को क्यों नहीं लिया जाता, आपको मैंने बोला, क्योंकि अगर किसी को, कोई अगर घर का लड़का भी है, अगर उन्हें भी बिजनेस का पार्ट बनना है तो कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। ओके, बोलो सर, एचयूएफ क्लियर है? एचयूएफ बिजनेस के बारे में समझ में आया सर? सोशल स्ट्रक्चर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बोलो। हाँ सर। पार्टनरशिप बिजनेस, इसका तो लॉ क्लास में मैं बात करूंगा ऐसे भी, फिर भी पार्टनरशिप इज अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा चलता है। पार्टनरशिप बिजनेस में 2 इंसान, 4 इंसान, मैक्सिमम 100 लोग मिलकर पार्टनरशिप बना सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 100, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 हो सकता है। ये कंपनीज रूल में 2014 में बोला गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 100। ठीक है, बट हमेशा 100 पार्टनर नहीं होता है। ठीक है, बट फिर भी मैक्सिमम 100 तक जाता है। तो एग्रीमेंट मेक्स पॉसिबल ओनरशिप ऑफ बिजनेस बाय पर्सन हु डू नॉट शेयर अ कॉमन एसेट एंसेस्ट्री ऑफ फैमिली। जो लोग फैमिली मेंबर नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं है उनका उनका कोई और है, कोई 2 फ्रेंड है या कोई दूसरा है, तीसरा है, मिलके बिजनेस करते हैं, 2 और मोर पर्सन, मैक्सिमम 100, याद रखना। ठीक है, तो नॉर्मली जो पार्टनरशिप लॉ हमारे देश में चलता है वो 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सर ये वाला एक बार और बताइए, ये कौन सा बोले, दो दो पार्टनरशिप मैक्सिमम 100 वाला। ये ये मतलब आप मतलब आपने कहा ना कि मैक्सिमम 100 और मिनिमम 2 वाला, वो किस जी, में है? पार्टनरशिप बिजनेस में। अच्छा, मतलब नॉर्मल पार्टनर्स ना सर? हाँ, नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस अगर किसी को करना है तो मिनिमम दो दो लोग तो चाहिए। तो मैक्सिमम पार्टनर कितना हो सकता है? मैक्सिमम पार्टनर जा सकता है, उसके बारे में कहाँ बोला है? पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बोला, कंपनीज मिसलेनियस रूल में बोला। ये सब आजकल सब एक साथ कनेक्ट होकर काम करते हैं। तो कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 में बोला कि पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर का संख्या 100 तक जा सकता है। और अगर बैंकिंग बिजनेस है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, a partnership for a banking business must not have more than 10 partners, and for other business it must not exceed 20। बैंकिंग बिजनेस में 10 पार्टनर तक जा सकता है, बैंकिंग बिजनेस के केस में 10, और अगर कोई दूसरा बिजनेस है तो 20। बट मैक्सिमम मिसलेनियस रूल के तहत 100 मेंबर मैक्सिमम जा सकता है। अगर बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम 10, और अगर कोई दूसरा बिजनेस है तो मैक्सिमम 20, और हाईएस्ट लिमिटेशन जो है वो 100। ठीक है, पार्टनर बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्सेप्ट में आता है सर। किस कॉन्सेप्ट में आते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग। इनका मेन पर्पस ही होता है प्रॉफिट शेयर करेंगे, करेंगे। ठीक है, ये सब पार्टनरशिप स्टार्टिंग में ही बोल दिया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग है तो रिस्क भी शेयर होगा। पर प्रॉफिट शेयरिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, लॉस शेयरिंग इज नॉट। प्रॉफिट शेयरिंग मैंडेटरी है बट लॉस शेयरिंग मैंडेटरी नहीं है। बेसिकली अगर कोई माइनर है पार्टनर, माइनर मतलब अगर किसी का एज बिलो 18 है, बिलो 18 एज में है ना सर, तो उनके लिए क्या रूल लागू होता है? बिलो 18 कैटेगरी अगर कोई पार्टनर है तो फिर 18 के नीचे की लॉस बेयर नहीं करेगा। मतलब अगर लॉस होता भी है, उसका लाइबिलिटी उसका लाइबिलिटी माइनर पार्टनर पे नहीं आएगा, मेजर पार्टनर पे लॉस बेयर करना पड़ेगा। बट अगर आप माइनर हो पर पार्टनर हो, पर आपके ऊपर लॉस शेयरिंग नहीं होगा,
मतलब हम बिजनेस का लॉस शेयर नहीं कर सकते अगर हम माइनर है तो, प्रॉफिट शेयर करेंगे। बट जैसे ही हम मेजर बन जाएंगे, प्रॉफिट भी लॉस भी सब शेयर करेंगे। तो माइनर हमेशा पार्टनरशिप में पार्टनर तभी बन सकता है अगर उनको सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही पार्टनर बनाया जाए, तो लॉस के लिए वो पार्टनर नहीं बन सकता। याद रखें सर। ऐसे ये सब डिटेल्स हम लोग कहाँ ज़्यादा डिटेल्स में बात कर पाते हैं सर, पार्टनरशिप लॉ में। ठीक है, जो हम लोग मंडे वाला क्लास चल रहा है ना, उसमें सेल ऑफ फूड्स में जैसे ही खत्म करूंगा फिर मैं पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मैं थोड़े डिटेल्स में बताऊंगा। म्यूचुअल एजेंसी में चलता है पार्टनरशिप बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी में चलता है। दैट इज वन फॉर ईच अदर एंड फॉर ऑल, एंश्योर दैट all the partners work in the common interest and in the interest of the firm. A partner misdeeds impact all partner. एक पार्टनर गलत करेगा, उसका इम्पैक्ट सारे पार्टनर पे पड़ेगा। If a partner is an auditing firm, अगर कोई चार्टर्ड ऑडिटिंग फर्म है, becomes a party to a corporate scam. अगर मानो आप लोग 3 चार्टर्ड हो, ठीक है, सिवास, नयनी, असीमा, क्या नाम दिया जाए, ANS एंड एसोसिएट्स, ठीक है। बात समझ रहे हैं सर। आप लोग एक एसोसिएशन चार्टर्ड फर्म चलाते हो, तो आप लोगों का चार्टर्ड फर्म एक पार्टनरशिप फर्म है। अगर मानो सिवास कोई स्कैम करके आता है, सिवास सिवास गलत मत मानना, सिवास अगर कोई स्कैम को सपोर्ट करता है और किसी कॉर्पोरेट में स्कैम करके आते हैं, तो क्या उसका इफेक्ट नॉइनी को, असीमा को पड़ेगा? हेलो, हाँ सर, पढ़ सकता है। पढ़ सकता है? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पार्टनर हो। एक पार्टनर गलत करेगा, स्कैम पे सपोर्ट करेगा, तो उसका पूरा इफेक्ट नॉइनी पे भी आएगा, असीमा पे भी आएगा। यही तो पार्टनरशिप का प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छा करेगा तो उसका बेनिफिट बाकी लोगों को भी पड़ेगा। ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इट इज कॉमन लिमिटेशन ऑफ property form of business organizations in the event of insolvency. अगर लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा हो जाए तो आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो। पार्टनर का पर्सनल एसेट्स सारा का सारा डेफिसिट को चुकाएगा। मतलब अगर बिजनेस में लाइबिलिटी आता है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा, और पार्टनर अपने घर के एसेट बेच के भी उसको पूरा करेगा। लेकिन यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए LLP कॉन्सेप्ट आया है। जैसे मैं आपको पार्टनरशिप बिजनेस समझाया, अब पार्टनरशिप बिजनेस में एक न्यू फॉर्म आया ना सर, LLP। इसका सारा कैरेक्टर सेम है, बस एक कैरेक्टर गलत अलग है, गलत नहीं अलग है। मतलब जैसे यहाँ पर नॉर्मल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, LLP में लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। और ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कंपनी बिजनेस से लिया गया, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के केस में भी होता है। ठीक है सर। तो बेसिकली न्यू मॉडल ऑफ पार्टनरशिप कैन एंजॉय द स्टेटस लाइक अ कंपनी। मैं तो समझाता हूँ, सिंपल लेवल में समझा देता हूँ सर। अच्छा, गोइंग कंसर्न का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब बिजनेस का चलना ना चलना, मतलब एक पार्टनर का डेथ हो जाए तो बाकी 2 पार्टनर चला लेगा, सारा पार्टनर का डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप ही बंद हो जाएगा। समझ रहे सर। अगर कोई छोड़ के जाना चाहता है जा सकता है, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्टनर अगर एग्री है तो वो लोग चलाएगा। और अगर रिमेनिंग पार्टनर बोलेगा नहीं हम 2 नहीं चलाएंगे, 3 की जगह 2 हो जाएगा, तो फिर वो पार्टनरशिप ही खत्म हो जाएगा। तो यही पार्टनरशिप का थोड़ा वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबल मतलब अगर कोई 3 में से कोई एक ना कर दिया तो पार्टनरशिप टूट सकता है। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप है, दूसरों के भरोसे है पार्टनरशिप, तो बहुत ट्रस्ट का मैटर है सर। क्योंकि 3 बाहर का लोग एक साथ मिलकर काम करेगा तो ट्रस्ट बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। पार्टनरशिप में सुविधा है, कैपिटल वगैरह जुगाड़ करना आसान हो जाता है, क्लाइंट जुगाड़ करना भी आसान हो जाता है। बट मुश्किल ये होता है ट्रस्ट बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग मेंटेलिटी के बाहर के लोग हैं, है ना। अब जो प्रॉब्लम नॉर्मल पार्टनरशिप का एक ही प्रॉब्लम जिसको शॉर्ट आउट किया गया LLP के थ्रू से, क्योंकि आजकल ये सबसे पॉपुलर बिजनेस कॉन्सेप्ट में से एक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप बना रहा है, कंपनी जैसा ही है, लेकिन इसका भी परपेचुअल सक्सेशन है, जैसे कंपनी का भी परपेचुअल सक्सेशन है। मतलब पार्टनर का कुछ हो भी जाए तो भी कंपनी पार्टनरशिप चलता जाएगा। ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब बिजनेस अलग और ओनर अलग। और सबसे बड़ी बात, ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस, मानो आप लोगों का जो एसोसिएट है ANS एंड एसोसिएट्स,
जो मैंने अभी अभी बिल्ड किया था। आप लोग अगर एक एलएलपी चलाते हो, एन एसोसिएट्स एक एलएलपी है, तो अगर मार्केट में एएनएस एसोसिएट्स मार्केट में अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब मानो कि फार्म के नाम पे लोन है, ठीक है, मानो आपने मार्केट से 1 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन इंडिविजुअली नहीं, एलएलपी के नाम पे लिया था तो जो बैंक एलएलपी को लोन सपोर्ट किया था, वो किसी इंडिविजुअल को सिर्फ देख के नहीं, पूरा फार्म को देख के दिया था और फार्म के एसेट पे दिया था। तो अगर इन फ्यूचर एएनएस में से कोई भी फेलियर हो जाता है बिजनेस का जो लाइबिलिटी है उसको चुकता करने में, तो बैंक सिर्फ क्या करेगा, फार्म का एसेट को बेच के पैसा लेगा, इंडिविजुअली किसी का कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगा। मतलब ना तो इंडिविजुअली असीमा लायबल होगा, नॉइनी लायबल होगा, या सिवास लायबल होगा, फार्म लायबल होगा, इंडिविजुअली किसी का पर्सनल एसेट दाव पे नहीं लगेगा। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? बाकी और डिटेल्स पढ़ेंगे सर जब हम लोग एलएलपी एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे ना लॉ के क्लास में, जो मंडे वाला क्लास में कराता है सर, उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। बोलो, बात समझ में आ रहा है? बाकी सारा का सारा नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस, उसका जो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर आपको यहीं पर भी देखने को मिलेगा, बट एलएलपी बिजनेस में आपको कंपनी का भी फीलिंग्स आ जाएगा। अब एक कंपनी का क्या कैरेक्टर होता है? ऐसे कंपनी दो तरह का होता है ज्यादातर केस में, ये भी मैं कंपनी लॉ के क्लास में बोलता हूँ। कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट है तो मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200, पब्लिक है तो मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर सिर्फ वही मेंबर के बीच में हो सकता है। पब्लिक कंपनी जैसे कि स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी, वो अपना शेयर को किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। सिंपल सिंपल बातें हैं सर। एक काम करते हैं सर, आप लोग एक बार घर पे ना ये एलएलपी पार्टनरशिप का डिफरेंस और कंपनी में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस को एक बार गो थ्रू करके रखना, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों को ये इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन आंसर करने के लिए दूंगा, क्विज भी करूंगा क्लास के अंदर, तो आप लोग रेडी हो जाओ सर, ठीक है? एक बार गो थ्रू करके रखना जो जो मैंने बताया, अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट है नेक्स्ट क्लास में उसको डील कर लूँगा और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ बाकी पॉइंट में बात कर लूँगा, ठीक है? बात समझ में आया सर? फिर नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे। ओके, असीमा, नानी, ठीक है शिवास, सर। ठीक है बाय सर। सर। ओके सर, टाटा। हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।